बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें बेसिकली अल्केन प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि किन किन मेथड्स के ज़रिए हम अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसको आप कह सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तीसरे नंबर पे हम इसमें देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और नंबर 4 पे हम देखेंगे इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम दो तरह से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम इसमें देखेंगे वोल्फ-किश्नर मेथड, और दूसरा हम इसमें देखेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन। बेसिकली ये दोनों साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड हैं। और उसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 पे डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में भी हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। एक में हम सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करेंगे और दूसरे में हम प्रिपेयर करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्केन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम किन दो मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ की जब हमने प्रिपेयर करनी हो ना, तो उसके दो मेथड होते हैं उसको प्रिपेयर करने के। किसी भी चीज़ की अगर आपने करनी हो ना प्रिपरेशन, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक आपके पास होता है लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा आपके पास होता है इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, या आप कह सकते इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है जी। तो इसके हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में और लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उसकी कास्ट जो हो वो लो हो। लो कास्ट से ये मुराद है कि इसमें जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सस्ते होने चाहिए, चीप होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा जो प्रोडक्शन हो उसकी वो मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन उसकी मैक्सिमम हो। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे इसका जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या हो सकता है? इम्प्योरिटी फ्री नहीं होते ये कंपाउंड। इम्प्योरिटी फ्री के चांसेस जो होते हैं ना, ये मिनिमम होते हैं। यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आप माइंड में ये रखते हैं कि उसकी कास्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। कास्ट से मुराद है कि इसमें आप जो उसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें आप यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल वो होता है जो उसमें किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए जो आप उसके रिएक्टेंट लोगे, जो चीज़ें उसको प्रिपेयर करने के लिए आप यूज़ करेंगे, उसकी कास्ट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे वो मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट दे, उसकी जो आउटपुट जो एफिशिएंसी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसके अलावा इसका ड्रॉबैक क्या है कि वो कंपाउंड इम्प्योरिटी फ्री नहीं होता, मिनिमम चांसेस होते हैं इम्प्योरिटी फ्री के, क्योंकि आप उसकी जो प्रोडक्शन है ना लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो मैक्सिमम उसकी प्रोडक्शन ऑब्टेन कर रहे होते हैं, इसी वजह से उसके चांसेस कम होते हैं कि वो इम्प्योरिटी फ्री हो। उसके बाद होता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड के आमतौर पर जो कास्ट है ना वो लो भी हो सकती है और उसकी कास्ट हाई भी हो सकती है। इसकी प्रोडक्शन है उसकी मैक्सिमम है, इसकी आप कह सकते हैं मिनिमम होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्टली चीज़ें यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा भी इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली ये ज़्यादातर जो आपको लैब के अंदर कंपाउंड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, प्योर मिलेंगे। और ये जो मोस्टली होते हैं ये क्या होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना अल्केन प्रिपरेशन की मेथड, वो सारे के सारे आपके पास जो है ना वो लेबॉरेटरी मेथड है। मतलब हम उसको किस में प्रिपेयर करेंगे, लैब में प्रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम थी, इसकी प्रोडक्शन मिनिमम हो गई। यानी कास्ट जो है उसकी इनकी इंडस्ट्रियल लेवल पर उनकी कास्ट कम होती है, लेकिन इनकी लेबॉरेटरी में जब हम देखेंगे उनकी कास्ट लो भी हो सकती है और उनकी कास्ट हाई भी हो सकती है। तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। जो इसकी प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, हाइड्रोजन प्लस एशन। केमिस्ट्री में एशन का मतलब होता है जी एडिशन। इसका क्या मतलब होता है, एडिशन। किस चीज़ की एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन। यानी आपने क्या करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। किस चीज़ के अंदर एडिशन करनी है, ये हमने हाइड्रोजिनेशन करनी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की।
तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हम क्या लेंगे, अल्कीन लेंगे। क्या लेंगे जी, अल्कीन लेंगे। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस समझ लें। हमारे पास 3 तरह के मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं जो फेमस हैं। हाइड्रोकार्बन नंबर 1 पे इसमें हम डिस्कस करते हैं अल्केन को, उसके बाद हम इसमें देखते हैं अल्कीन को, और 3rd नंबर पे हम इसमें देखेंगे अल्काइन को। ठीक हो गया जी। तो अल्केन में जो है ना कार्बन या फिर उसमें आ जाएगी हाइड्रोजन, इसमें होगा सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन में आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब रीज़न हम देखना चाहते हैं कि अल्कीन को या अल्काइन को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन हमने किन की करनी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। उसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे और उससे फिर आपको क्या ऑब्टेन होगा, प्रोडक्ट अल्केन ऑब्टेन होगा। अब इसको ज़रा समझ लें। अगर मैं ले लेता हूँ इथेन C2H6, इसके बाद मैं ले लेता हूँ C2H4, ये मेरे पास है इथेन। इसमें सारे के सारे क्या होंगे, ये एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे होंगे सिंगल बॉन्ड। अब ये आपके पास क्या है, इथीन। अब इसमें ये जो ईन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी डबल बॉन्ड को। अब ज़रा देखिए इसके स्ट्रक्चर को, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन। ये देखें इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन। अब इथेन में आ जाए, सी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब इधर आपको डिफरेंस समझ आएगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो मैक्सिमम कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड। तो इसमें देखें 1 2 3 4। अब मैंने मज़ीद इसमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को ब्रेक करना चाहूँ, रिप्लेस करना चाहूँ, तो रिप्लेस करने के बाद अगेन भी तो इसमें हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। तो इट मीन इसको अगर मैं ब्रेक भी करूँ तो इसकी ब्रेकेज का कोई फ़ायदा नहीं, प्रोडक्ट यही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इट मीन इसमें कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाई है। ये देखें 4 के 4 बॉन्ड वो बना रहे, इसमें अब मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। नो फर्दर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। अल्केन में मज़ीद हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते। मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना होने की वजह से, इसी वजह से इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कहते हैं जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इस पे आ जाए, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो देखें 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कम। तो ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये देखें ये एक हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेगा, मिला लेगा। इसी वजह से जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। उसका हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब देखें पहले अनसैचुरेटेड था, उसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो उसके नतीजे में आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, सैचुरेटेड। और ये बेसिकली अल्केन है। तो इसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब ये देखें तो ये मेरे पास है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद रखिएगा जितने डबल बॉन्ड होंगे, जितने आपके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, उतने हाइड्रोजन आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ये आपने माइंड में रखना है, उतने हाइड्रोजन आप क्या करोगे, ऐड करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन इसमें कितने ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ऐड उतने क्या करोगे, उतने उसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करोगे। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड हो ना, तो एक डबल बॉन्ड वाले अल्कीन के लिए उसको अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड, तो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे आप, 2 हाइड्रोजन। अगर आपके पास हो 3 डबल बॉन्ड, तो इसमें आप कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे जी, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसी को आप माइंड में रखें, फिर हम देखते हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पर हम इसमें ले लेते हैं इथीन, C डबल बॉन्ड C, ये इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी क्या है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड। इट मीन्स अगर मैं इस डबल बॉन्ड को क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं,
तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वैलेंसी यूँ ही इसकी वैलेंसी कम होगी, ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने साथ क्या कर लेगा, मज़ीद हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। तो ये देखिए ये आपके पास है डबल बॉन्ड। अब ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H एंड H, ये नज़र आ रहा है जी। तो ये देखें अब इस बॉन्ड को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। मोस्टली हम निकल भी यूज़ करते हैं, प्लाटीनियम भी यूज़ करते हैं, पैलाडियम भी यूज़ करते हैं। किस पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है जी आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है जी 1 atm। इसकी भी हम आगे रीज़न देख लेते हैं कि इसके अंदर हम ये जो है ना कैटलिस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये भी था कि इथीन ले लें, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाएं और उस पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। क्या कर दें जी, कैटलिस्ट की बजाय आप क्या कर दें, टेम्परेचर को राइज़ कर दें, क्योंकि टेम्परेचर को राइज़ करने से भी बॉन्ड ब्रेकेज क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अब देखें एक इसमें आ रहा है जी सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें क्या आ रहा है जी पाई बॉन्ड। याद रखिएगा जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये आपके पास क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये देखें ये पाई बॉन्ड इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा जी, ब्रेक हो जाएगा। अब जो इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इधर भी हाइड्रोजन अटैच थी, इधर भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी क्या अटैच है जी, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो राइट साइड वाले कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 3 कार्बन। हमें कितने बॉन्ड चाहिए, 4 कार्बन। तो इसी वजह से ये देखें एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हम इसमें हाई टेम्परेचर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी। पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, जो ही हम उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे कि इनकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो ये जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक होगा और इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी 199.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल से 119.5 किलो जूल आपको क्या मिलेगी, एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी। इसी वजह से ये रिएक्शन पहले से ही क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या होता है जी, हाईली एक्सोथर्मिक। और याद रखिएगा जब कोई रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट। किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब भी कोई रिएक्शन आपके पास हाईली एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट या एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज़ हो रही हो। क्या हो रही हो जी, रिलीज़ हो रही हो। ठीक है। तो जब आप हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या करोगे, हाइड्रोजनेशन, तो रिएक्शन क्या होगा आपके पास, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी जी, हाई होगी। इसका मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट। इसी वजह से अगर हम मज़ीद अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो उसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी है ना वो ओवरकम नहीं हो सकती। इसी एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इसके ऊपर काबू पाने के लिए हम किन का सहारा लेते हैं, कैटलिस्ट का। किसका सहारा लेंगे हम, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या कर देगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। कैटलिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा जी, डिक्रीज़ कर देगा। जो ही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसी वजह से कैटलिस्ट की वजह से फिर हम इसमें टेम्परेचर भी क्या लेते हैं, रूम टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर लेंगे तो क्या होंगे, जो कैटलिस्ट हैं आपके पास, जो आपके पास कैटलिस्ट हैं ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव।
याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो कैटलिस्ट क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके ऊपर आप ओवरकम नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो आपका रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये तो था इसका मैकेनिज़्म। अब एग्ज़ाम में आपसे वो क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजनेशन के ज़रिए आप प्रोपेन प्रिपेयर करें, ब्यूटेन प्रिपेयर करें, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जो अल्केन वो आपसे प्रिपेयर करने का कहे वो ही फिर आपने क्या करना है, अल्कीन लेना है। उसी अल्कीन में फिर आपने क्या कर देने, हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया जी। जो अल्केन आपको वो प्रिपेयर करने का कहे, मिसाल के तौर पर अभी हमने किसको प्रिपेयर किया था, इथेन को। आपको वो क्वेश्चन दे देता कि पेंटेन प्रिपेयर करें, तो इसमें फिर जो पेंटेन प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे, अल्कीन क्या लोगे, वो भी पेंटीन लोगे, 5 कार्बन वाला। पेंट का मतलब कितने, 5 कार्बन। ये आपने क्या करना है, प्रिपेयर। तो इसके लिए अल्कीन भी 5 कार्बन वाला लोगे, 1 2 3 4, ये 5। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो इसके आप क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन, इसी को ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यूँ ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये 1 2 3, इसमें 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा और दूसरा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लैब में इस प्रोसेस को करते किस तरह हैं, लैब में आप क्या करोगे, लैब में आप लोगे जी अल्कीन और उसका लोगे फिर आप सोल्यूशन, या तो उसमें आप लोगे जी मेथनॉल, एथनॉल। अल्कीन का आपने क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है। क्या लेना है जी, सोल्यूशन। किसके साथ, मेथनॉल, या किसके साथ लेना है जी, एथनॉल के साथ। ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब में आप ले लें बेशक। ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब का एक नुकसान ये होता है, ये रिएक्शन जो है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सो। इसी वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्रेक भी कर सकती है। तो इसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि मज़बूत पीकर ले लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर फिर आप क्या ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करें लो प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर आपके पास पहले ही लो है, कितना है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाटीनियम उसमें आप डाल दें, ये पाउडर्ड फार्म में होता है। प्लाटीनियम हो गया, निकल हो गया, पैलाडियम हो गया, ये किस फार्म में अवेलेबल होते हैं, पाउडर्ड फार्म में। पाउडर्ड फार्म, पाउडर्ड फार्म में अवेलेबल होने की वजह से इसको भी आप क्या कर दें, इसके अंदर ऐड कर दें। फिर बदले में कुछ देर के बाद आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा जी, अल्केन। क्या ऑब्टेन हो जाएगा जी, अल्केन। एक और भी इसमें हम, एक और सवाल ये होता है कि हम मोस्टली निकल ही क्यों यूज़ करते हैं। प्लाटीनियम और पैलाडियम का यूज़ आपको ये कम मिलेगा, उसकी वजह ये है, ये एक्सपेंसिव है। ये दोनों मेटल, ये दोनों मेटल्स क्या हैं जी, एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा हम इसका अब देख लेते हैं जी इंडस्ट्रियल क्या यूज़ होता है, इसी हाइड्रोजनेशन का इंडस्ट्रियल यूज़ हम देख लेते हैं। ये तो अभी हमने इसका देखा था लैब के अंदर यूज़, क्या इंडस्ट्रियल भी इसका कोई फ़ायदा है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी इसका हम देख लेते हैं कि उसका क्या बेनिफिट है। तो इधर हम देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन, नेशन किस पे आपने इसको देखना है, इंडस्ट्रियल यूज़ पे। अब इंडस्ट्रियल यूज़ में इसका क्या है, इसको आप देख लें। हमारे पास होता है जी वेजिटेबल ऑयल। ठीक है जी, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, तो बदले में आपको क्या मिलेगा जी, घी मिलेगा। ठीक है जी, तो इसमें आप कैटलिस्ट निकल यूज़ करेंगे। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या स्टोरी है, इसको ज़रा समझ लें। बेसिकली हमारे पास एक हम टर्म यूज़ करते हैं लिपिड्स। क्या टर्म यूज़ करते हैं जी, लिपिड्स। लिपिड्स की डेफिनेशन होती है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। है क्या,
आपने बेसिकली फैटी एसिड लेना है, फैटी एसिड का आपने रिएक्शन करवाना है ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? ग्लिसरॉल के साथ। तो बदले में जो आपको लिंकेज मिलेगा वो मिलेगा एस्टर लिंकेज। क्या मिलेगा जी? एस्टर लिंकेज। उसी एस्टर लिंकेज को फिर हम कहेंगे लिपिड। क्या कहेंगे जी? लिपिड। अब देखिए एक और चीज़ ज़रा समझिए, इसी लिपिड में जो आप फैटी एसिड यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो जी? फैटी एसिड। अगर ये फैटी एसिड मुश्तमिल सारे का सारा सिंगल बॉन्ड के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे जी फैट। अगर यही फैटी एसिड लिपिड्स के अंदर, फैटी एसिड किसके अंदर? लिपिड्स के अंदर, अगर ये डबल बॉन्ड वाला हो तो इसको फिर हम कहेंगे जी एल। क्या कहेंगे? एल। फैट का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। एल का मतलब क्या है जी? डबल बॉन्ड। दोबारा सुन लें, मैंने आपको ये कहा है जी, हम एक टर्म यूज़ करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हैं क्या? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपने दो कंपाउंड लेने हैं या दो आपने केमिकल लेने हैं, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, कुछ भी आप समझ लें। एक का नाम हमने रखा है फैटी एसिड, दूसरे का नाम हमने क्या रखा है जी? ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलेंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। वो भी हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह मिलेंगे। इनके मिलने से इनके दरमियान जो लिंकेज, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो कौन सा प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन होगा जी? एस्टर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। उसी एस्टर प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन हो रहा है, उसी एस्टर प्रोडक्ट में फिर आप जो फैटी एसिड यूज़ कर रहे थे, वो फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, या तो वो सिंगल बॉन्ड वाला होगा या फिर वो होगा डबल बॉन्ड वाला। अगर तो होगा वो डबल बॉन्ड वाला तो आप उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहेंगे जी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर वो आपके पास हो सिंगल बॉन्ड वाला फैटी एसिड तो इसको दूसरा आप नाम देंगे जी सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर उसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, किसको जी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, जो किसके साथ मिल रहा था आगे? ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ मिल रहा था जी? ग्लिसरॉल के साथ मिल रहा था। तो उसके प्रोडक्ट को आप कहोगे एल। अगर वही सैचुरेटेड फैटी एसिड किसके साथ मिल जाएंगे? ग्लिसरॉल के साथ, तब उसके प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे जी? फैट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? फैट कहेंगे। तो एल और फैट का भी आपको पता चल गया। इसी एल और फैट का एक दूसरा नाम है, कॉमन नेम। इन दोनों का दूसरा कॉमन नेम होता है जी लिपिड्स। अब आपको समझ आ गया होगा लिपिड्स, ठीक है जी। अब इधर हमने क्या लिखा है? वेजिटेबल एल। क्या हमने कहा है जी? वेजिटेबल एल, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ क्या करोगे आप? रिएक्शन करोगे। तो बदले में जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा जी? एल। तो ये आपके पास क्या हो गया जी? वेजिटेबल एल। क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? इसमें क्या है जी? डबल बॉन्ड। अब आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड को हम आगे सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर सकते हैं। अभी पीछे हम इसको पढ़कर आ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करने के लिए हम क्या करते थे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते थे। इसमें भी तो हम यही कुछ कर रहे हैं। ये देखें वेजिटेबल एल, तो पिछले रिएक्शन में वेजिटेबल एल की बजाय हमने क्या लिया था? अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। वेजिटेबल एल की बजाय हमने अल्कीन लिया था। मैकेनिज़्म तो सेम ही है। इसमें इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने क्या चीज़ ली थी? हाइड्रोजन को लिया था। तो इसमें भी हम क्या चीज़ ले रहे हैं? हाइड्रोजन ले रहे हैं। आगे कंडीशन वही सेम। इसमें आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहा था। सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन वाला प्रोडक्ट मिल रहा था ना। तो घी भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें भी आपको क्या होगा जी? सैचुरेटेड। उसको अब हम नाम देंगे जी फैट। क्या नाम देंगे? फैट। अब इसको ज़रा समझें, ग्लिसरॉल क्या है? ये ओल का मतलब होता है बच्चे अल्कोहल। ग्लेसर का मतलब है 3 कार्बन। अब मिसाल के तौर पर कार्बन, उसके साथ OH ग्रुप अल्कोहल, कार्बन उसके साथ OH ग्रुप अल्कोहल, कार्बन उसके साथ OH ग्रुप अल्कोहल। 3 कार्बन अल्कोहल कंपाउंड। क्या है जी? 3 कार्बन अल्कोहल कंपाउंड। उसको आप क्या नाम दोगे जी? ग्लिसरॉल। क्या नाम दोगे जी? ग्लिसरॉल। तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। 1 2 ये CH2 वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 3 ये 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे जी? CH2। तो ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ना, ये किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल का। किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल का। जनरली ये जो आपको CH2 नज़र आ रहा है, इसको हम R से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ROH, इधर भी आप लिख दें ROH, इधर भी आप क्या लिख दें? R और OH। इसको आप यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ये किसका फार्मूला था जी, ग्लिसरॉल का। उसके बाद होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड आपके पास क्या होते हैं ये समझ लें। फैटी एसिड सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। अब ये भी इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बल्कि दोबारा इधर ड्रा कर लेते हैं दोबारा। हमने क्या कहा है जी, हमारे पास है ग्लिसरॉल, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ROH ROH ROH। ये आपके पास क्या है, 3 कार्बन अल्कोहल। ये OH किसको रिप्रेजेंट करे, सारे का सारा अल्कोहल को। उसके बाद हमने कहा यही ग्लिसरॉल आगे किसके साथ अटैच होना है जी, फैटी एसिड। अब मैंने ये आपको बताया जो फैटी एसिड हैं ये आपके पास है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड आपके पास क्या है जी, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O ये OH। इसको फिर हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं COOH। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इधर हम क्या लगा देते हैं R, इधर भी हम क्या लगा देंगे R। ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये वाला RCOOH। इसी को कहते हैं बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो R ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ये है अल्काइल ग्रुप। इसको हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं ये अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, बेसिकली हमारे पास होता है अल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो, प्रोडक्ट जो आपको हासिल होता है वो क्या होता है, अल्काइल। अब समझिए ये जो R है ना, अगर इसमें हाइड्रोकार्बन में ले लूँ लॉन्ग चेन वाला, कौन सा ले लूँ, लॉन्ग चेन वाला, तब यही हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन वाला जब किसके साथ मिल जाएगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आगे जब मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, किससे मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ये अल्काइल है। ये जो मैंने R लिखा हुआ है ना, अगर ये लॉन्ग चेन वाला हाइड्रोकार्बन हो तो आगे ये किसके साथ अटैच होगा जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। किसके साथ अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चे, फैटी एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा, फैटी एसिड। बात समझ आ रही है ना, तब इसका नाम पड़ जाएगा फैटी एसिड। मिसाल के तौर पर अल्काइल मैं इसमें ले लेता हूँ जी 15 कार्बन वाला हाइड्रोजन ले लेता हूँ, 31 वाला हाइड्रोजन। तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है 15 कार्बन वाला, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोकार्बन। तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसको अब हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी ग्लिसरॉल का आप रिएक्शन करो फैटी एसिड के साथ, तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन R, इसको मैं इधर इरेज कर देता हूँ। तो अब होना क्या है ये देख लें, ग्लिसरॉल फैटी एसिड को जब मैं मिलाऊंगा ना तो मुझे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा जी, लिपिड। अब ये देखें, अब मैं इसमें फैटी एसिड इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ RCOO, ये O और ये H। क्या लिखा हुआ है, RCOOH। बेसिकली ये यूं लिख सकते हैं ना हम इसको, R लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये जो OH मैंने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक को, और ये क्या आपके पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है जी, फैटी एसिड। दूसरे पे आ जाए, RCOONH, RCOONH। ये आपको नज़र आ रहा है जी। हमने क्या लिया, बेसिकली एक ग्लिसरॉल लिया है, ये सारे का सारा एक ग्लिसरॉल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक हमने क्या लिया जी, ग्लिसरॉल लिया है, और इसमें हमने लिए हैं जी 3 फैटी एसिड। नंबर 1 ये क्या है जी, नंबर 2 ये क्या है जी आपके पास, नंबर 3। 1 ग्लिसरॉल, इसका हमने रिएक्शन करवाया है 3 फैटी एसिड से। अब होगा क्या,
इसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल आपने रिमूव करने हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या करने हैं, रिमूव, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो एस्टर होगा, वो ये होगा, ये आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा हुआ होगा, इसको कहते हैं एस्टर। एस्टर सेम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरह है, फ़र्क क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन होता है और एस्टर में हाइड्रोजन की बजाय आप क्या लिखते हो जी, अल्काइल ग्रुप लिखते हो। तो इधर देखें, अब इधर हमने क्या तब्दीली करनी है, ये है O और इधर है हाइड्रोजन, O, ये हाइड्रोजन, O और ये आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन। अब आपने करना क्या है, इसको मैं ज़रा इरेज कर लेता हूँ इस तरह से ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका हो गया है जी दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक हो गया, होपफुली नज़र आ रहा होगा सबको। ये है उसका जी तीसरा मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल। अब आपने करना क्या है, आपने फैटी एसिड का लेना है बेसिकली OH ग्रुप, क्या लेना है जी, OH ग्रुप, और ग्लिसरॉल का आपने लेना है H ग्रुप। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये H, ये इसमें दरमियान में ये प्लस है, मतलब इनके दरमियान रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये OH ग्रुप और ये H आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये OH ग्रुप और ये H आपस में मिल जाएंगे, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये OH ग्रुप और ये H ग्रुप आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, ये आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास रिमूव हो गए। तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, इसी को अगर मैं रीअरेंज करके दिखूँ, ये क्या लिखा हुआ है, R, क्या लिखा हुआ है जी, R, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, COO, उसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, OR, क्या लिखा हुआ है जी, OR। ये देखें, ये आपके पास कौन सा, ये देखें RCOO, इसी को फिर हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया RO के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो क्या हुआ है, ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लिसरॉल कहते हैं। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो आपको बेसिकली लिपिड ऑब्टेन हुआ है। इसको आप देखें किस तरह ये रिएक्शन हुआ है, इसको मिला देंगे इसके साथ, वाटर रिमूव हो जाएगा इसमें से। ये देखें, आप इसको समझिए, इस चीज़ को देखें, R, आगे COO, आगे क्या लिखा हुआ है जी, OR, ठीक है ना। अब इसमें भी देखें, इसमें भी तो वही फिनामिना हो रहा है। कौन सा फिनामिना हो रहा है, ये देख लें, RCOO, ये देखें, ये कौन सा लिंकेज आपको ऑब्टेन हो गया, एस्टर लिंकेज। इसी को तो एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एस्टर लिंकेज। अब बेसिकली हुआ क्या है, ग्लिसरॉल में अगर फैटी एसिड जब आप ले रहे थे, अगर इस अल्काइल ग्रुप में सारे का सारे हों सिंगल बॉन्ड, इस अल्काइल ग्रुप में भी क्या हो, सिंगल बॉन्ड, इस अल्काइल ग्रुप में भी क्या हो जी, सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का दूसरा नाम होता है फैट, या इसको कहते हैं घी, ठीक हो गया। अगर इसमें लेट्स सपोज मैं R में कहीं पर डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर इसमें हम यूँ ले लेते हैं, ये कार्बन की चेन है, ये इस तरह से। अब ये देखें, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, 1 2 3 1 2, ये है 3 4 1 2 3, ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई 1 2, ये देखें। अगर ये देखें इस तरह का हम अल्काइल ग्रुप ले लें और बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, बीच में क्या आ जाए जी, डबल बॉन्ड, इसमें भी क्या आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड, इधर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तब हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे जी, वेजिटेबल एल। तो उसी एल में जब हाइड्रोजन यूज़ करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घी में। तो इसी तरह ये हमने उसकी क्या देखा जी, इंडस्ट्रियल उसका हमने यूज़ देखा, या उसकी हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखी है। ये तो था हाइड्रोजनेशन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इससे हमने फिर क्या प्रिपेयर करना सीखा है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हमने क्या नाम दिया है जी, अल्केन का नाम दिया। अच्छा जी, अब आप दूसरे नंबर पे इसमें आ जाएं, प्रिपरेशन का जो हमारे पास दूसरा मेथड है, रिडक्शन ऑफ
अल्काइल हेलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, हेलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। अब हेलाइड क्या है? ये ग्रुप 7A के मेंबर हैं। कौन से? ग्रुप 7A। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करेंगे फरहान, ठीक है, इसको आप याद करेंगे C, इसको आप याद करेंगे B, इसको आप याद करेंगे I, इसको आप याद करेंगे असिस्टेंट। फरहान, CBI, असिस्टेंट। इस तरह आपको ये सारे का सारा ग्रुप याद हो जाएगा। आगे जब ये किसी भी केटाइन के साथ अटैच हों, केटाइन का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं? साल्ट। उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं जी? साल्ट। इसी फिर हेलाइड, इसमें ये जो HAL है इसका मतलब होता है यही साल्ट फार्मिंग, साल्ट फार्मेशन, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है आइड। याद रखिएगा जिस चीज़ के ऊपर भी आइड आ जाए इसका मतलब उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये तो स्टोरी थी जी हेलाइड की। इसके साथ लिखा हुआ है अल्काइल। अभी पिछले उसमें मैंने आपको बता दिया कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो आपके पास क्या होगा जी? अल्काइल होगा। अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड हमने करने, इसकी फिर आगे दो मेथड है। पहला है जी इसमें रिडक्शन बाय मिक्सिंग मेटल, ठीक है जी, ये है उसका मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड उसमें क्या है? दूसरा मेथड है जी उसका हाइड्रोजिनोलाइसिस। दोनों मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं लेकिन मेजर हम इसमें ये दो मेथड देख लेते हैं। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, कौन सा है जी? रिडक्शन बाय मिक्सिंग मेटल। दूसरा क्या था जी? हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसको भी हम समझ लेते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, तो ये मेरे पास है अल्काइल, ये मेरे पास है हेलाइड। इसका मैं रिएक्शन करूँगा मेटल के साथ। मेटल हम क्या लेंगे? जिंक लेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में होगी। उसके बाद हम लेंगे एसिड, एक्वस एसिड। क्या लेंगे जी हम इसमें? एक्वस एसिड। अब एक्वस एसिड में लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं? HX। तो बदले में होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा जी? ब्रेक हो जाएगा। तो जिंक अपने साथ इस हैलोजन और इस हैलोजन को अपने साथ मिला देगा। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? हैलोजन जब किसी भी केटाइन के साथ मिल जाते हैं तो बदले में वो क्या बना देते हैं? साल्ट। और इनकी ये कोशिश भी यही होती है। अब इसमें समझिए ये X क्या है? हैलोजन है। हैलोजन का X का मतलब ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। एस्टाटीन हम नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं इसको, चलो यूँ समझ लें। ये R, X की वजह मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, इधर है Zn। अब इसमें मैं क्या ले लेता हूँ? H, X की वजह मैं क्या ले लेता हूँ? Cl, ठीक है जी। तो इसकी रिएक्शन को देखें। अब ये हैलोजन कोशिश करेगा वो केटाइन के साथ मिले। किसके साथ मिले जी? केटाइन के साथ। तो जिंक है, इसके ऊपर चार्ज होता है +2। अब इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो आगे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा ZnCl2। अब ये आपके पास है साल्ट। पीछे क्या बच गया? हाइड्रोजन। ये इस अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगी। अल्काइल और हाइड्रोजन जब ये मिल जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अल्केन। उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं जी? अल्केन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछ सकता है हाउ कैन वी प्रिपेयर प्रोपेन, हाउ कैन वी प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। याद रखिएगा जो अल्केन वो आपसे पूछ रहा हो अल्काइल भी वही लो। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन में जो अल्केन आपसे वो पूछ रहा है अल्काइल भी आपने वही लेना है। मिसाल के तौर पर उसने आपको कहा कि प्रोपेन प्रिपेयर करें तो अल्काइल भी प्रोपेन वाला लोगे। क्या लोगे? CH3 CH2 CH2, आ गया क्लोरीन, आ गया Zn,
आगे HCl। अब देखें ये बॉन्ड भी ब्रेक, ये बॉन्ड भी ब्रेक, -1 ये हो जाएगा जी +2। तो CH3 आगे भी क्या है CH3, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये देखें सॉरी ये CH2 है और ये आपके पास क्या है जी CH3। ये देखें मैंने क्या प्रिपेयर कर दिया, प्रोपेन। मैंने आपको दोबारा बताया जो आपसे वो अल्केन प्रिपेयर करने का पूछे वही अल्काइल लो। उसने आपसे अल्केन पूछे 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर करो। इसी वजह से फिर हमने इसमें जो अल्काइल लिया वो भी क्या लिया 3 कार्बन वाला लिया। बाकी आगे आसान है, क्या लिखोगे ZnCl2। आगे क्या है जी ZnCl2। इधर इसका मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं, इसका मैकेनिज़्म किस तरह हुआ है। अब मैकेनिज़्म को आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझ लें। पहले हम इसमें रिएक्शन लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी CH3, चलो इथाइल ले लेते हैं, CH3 CH2 Br + Zn। एक दूसरी बात भी आप जहन में रखिएगा, इधर अल्काइल हेलाइड में जो हैलोजन ले रहे हो ना, एक्वस एसिड में भी आपने क्या करना है वही हैलोजन लेना है। ये ना हो इधर क्लोरीन हो तो इधर क्या ले लो ब्रोमीन ले लो, इधर आयोडीन ले लो तो इधर फ्लोरीन ले लो, इस तरह नहीं करना, दोनों सेम लेने हैं। तो आगे क्या होगा जी, अभी आपने पढ़ा हुआ है ZnBr2 Br -1 इस +2 के साथ मिल जाएंगे, साल्ट बन जाएगा। ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो आपको अल्केन क्या ऑब्टेन हो जाएगा CH3। अब मैकेनिज़्म किस तरह हुआ ये समझ लें। इधर मैं लिख रहा हूँ मैकेनिज़्म, नॉट लर्न जस्ट अंडरस्टैंड। मैकेनिज़्म को आपने याद नहीं करना, सिर्फ उसको समझना है। एग्ज़ाम में आपसे वो मैकेनिज़्म नहीं पूछेगा तो होगा क्या, ये जिंक आपके पास मेटल है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी लूज़ कर देगी, +2। ये इसमें इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए लूज़ कर लिए। इसी में 1 इलेक्ट्रॉन आगे आएगा और वो मिल जाएगा आगे अल्काइल और हेलाइड के साथ। किसके साथ मिल जाएगा जी अल्काइल और हेलाइड के साथ। मिसाल के तौर पर हेलाइड में हम क्या ले रहे थे, अब हम अल्काइल में ले रहे थे CH3 CH2 CH2, फिर हम उसके साथ क्या ले रहे थे ब्रोमीन। तो ये देखें ये मैंने क्या लिख दिया ब्रोमीन। अब इस पूरे अल्काइल को लंबा चौड़ा लिखने की बजाय हम खाली फिर यूँ लिख सकते हैं ना, अल्काइल और आगे ये क्या अटैच है जी ब्रोमीन। अब इसको समझिएगा, जब 2 चीज़ें बॉन्ड बनाते हैं, मिसाल के तौर पर A ने बॉन्ड बनाया हुआ है B के साथ, A ने क्या किया हुआ है बॉन्ड बनाया हुआ है B के साथ। इसकी मिसाल है क्लोरीन और ये भी मेरे पास लेट्स सपोज क्या है क्लोरीन। अच्छा दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास, ये हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्या है क्लोरीन। ये देखें ये दोनों सेम है ना, तो ये बॉन्ड किस तरह बना हुआ है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में है बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, K में 2, L में 8 और M में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें 2 4 6 और 7 ये आपस में मिल गया है ना, नज़र आ रहा है जी, ये आपस में मिल गए हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, बॉन्ड को इसको मैंने क्या किया ब्रेक किया, तो होगा क्या 2 ऑप्शन है। जो इसके मैं बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, यानी ये है H और ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये इसमें बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों में क्या बना हुआ है जी बॉन्ड बना हुआ है। ये मैंने बॉन्ड को कर लिया ब्रेक। अब 2 ऑप्शन है, या तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और अपने इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर ले खींच ले, तो बदले में क्या उसमें तब्दीली होगी ये देख लें। इसमें फिर ये हो जाएगा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ चला गया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा जी पॉजिटिव, पार्शली इस पर हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से मुराद हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे क्या हो गया है लूज़ हो गया है, मतलब वो किसकी तरफ चला गया है क्लोरीन की तरफ चला गया है। अब ये देखें क्लोरीन ने ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है और ये साथ में उसने कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया हाइड्रोजन का, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया गेन कर लिया है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये और ये, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करे नेगेटिव चार्ज को, किसको रिप्रेजेंट करे नेगेटिव चार्ज को। अब दूसरा इसमें क्या ऑप्शन है,
एक तो ये इसमें तब्दीली है, दूसरी इसमें तब्दीली देखें क्या हो सकती है। जो ही मैंने इसके बॉन्ड को ब्रेक किया है, जो ही मैंने इसके बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने की बजाय अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ही तरफ खींच ले, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने की बजाय अपनी तरफ खींच ले, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, और ये क्या है, क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन। नज़र आ रहा है जी। जब इस तरह की तब्दीली होती है, जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है और हर एटम अपना ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, उस चीज़ को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। कॉब्स मेथड में भी इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल फार्मेशन। उम्मीद करते हैं इधर तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव या रिएक्टिव होते हैं, हैली रिएक्टिव भी कह सकते हैं, हैली एक्टिव भी। अब इसमें क्या तब्दीली होगी, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपस में लिंकेज है, इस लिंकेज को वो क्या कर देगा, तोड़ देगा, इस लिंकेज को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो बदले में अब तब्दीली क्या होगी, ये अल्काइल जो है ना, ये अल्काइल अपना इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा। ये देखें ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका था, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली जिंक का था ना। ये देखें ना, ये जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, इसी जिंक के इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर क्या किया, रिएक्ट करवाया। तो ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रॉन है ये फिर ब्रोमीन की तरफ चला जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ में ब्रोमीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, गेन कर रही है ना। तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये देखें, ये है अल्काइल, इसका अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया है, और ये हमारे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है जी, नेगेटिव चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यही जो अल्काइल ग्रुप है, यही अल्काइल ग्रुप आगे, ये अल्काइल ग्रुप आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यानी ये अल्काइल ग्रुप जो है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसका है, जिंक का है। तो ये अल्काइल ग्रुप जिंक के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखें, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन, ये जिंक का इलेक्ट्रॉन, इसी को हमने क्या कहा है जी, नेगेटिव चार्ज। क्या कहा है जी, नेगेटिव चार्ज। ये देखें, अब ये उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया जी, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्या तब्दीली होगी, ये आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। यही नेगेटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट आगे रिएक्ट करेगा, R प्लस HCl, सॉरी, आगे आप इसका रिएक्शन किसके साथ ले लें जी, ब्रोमीन के साथ ले लें। अब उसमें क्या तब्दीली होगी, इसको ज़रा समझ लीजिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या कर देगा, इस लिंकेज को क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। अब जो ही इस लिंकेज को ब्रेक कर देगा तो क्या उसमें तब्दीली होगी, ये देख लें। और अब H के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो R अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा। यानी R में अगर है CH3 तो हाइड्रोजन को अटैच करके ये क्या बना देगा, CH4। ये देखें अल्केन प्रिपेयर हो गया कि नहीं हो गया, मीथेन। अगर वो आपसे इथेन का है तो अल्काइल की जगह क्या लोगे, C2H5, इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। अब देखें पीछे आपके पास क्या बच गया, ये Br। क्या बच गया, Br। एक ब्रोमाइड इधर था, दूसरा ब्रोमाइड इधर है, और उसके अलावा हमारे पास ये देखें इस पॉइंट पे आ जाएं, इस पे हमारे पास क्या बच गया था जी, आगे जिंक बच गया था। तो क्या होगा आगे, Zn+2, एक Br ये, दूसरा Br ये वाला, तो ये बन जाएगा जी ZnBr2। एक आपको ये प्रोडक्ट अपटेंड हुआ है, दूसरा आपको कौन सा प्रोडक्ट अपटेंड हुआ है जी, अल्केन अपटेंड हुआ है। तो ये तो था जी इसका मैकेनिज़्म। आपने इसके मैकेनिज़्म को याद नहीं करना था, सिर्फ समझना था कि इसमें तब्दीली क्या हुई है। एग्ज़ाम में आपसे मैकेनिज़्म नहीं पूछेगा। अभी दूसरा इसका कौन सा मेथड था प्रिपरेशन का, दूसरा था जी हाइड्रोजिनोलाइसिस। दूसरा इसमें कौन सा मेथड है जी, हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, हाइड्रोजन प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है जी ब्रेक डाउन।
लाइसिस का क्या मतलब होता है जी? ब्रेक डाउन। ठीक है जी। आगे किस में क्या लिखा हुआ है जी? हाइड्रोजन, मतलब आपने हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्या करनी है? ब्रेक डाउन करनी है। कैसे करनी है इसको भी हम समझ लेते हैं। ये मेरे पास है अल्काइल और ये मेरे पास है हेलाइड। अब ये देखें, ये मेरे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या है जी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपने इसका रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करवाना है? प्लाटिनियम और आगे चारकोल, प्लाटिनियम चारकोल। तो इसमें क्या तब्दीली होगी? इसके हाइड्रोजन को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच, तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट R&H प्लस HX। ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें ले लें CH3, आगे है जी आपके पास ब्रोमाइड प्लस H2, तो ये हो जाएगा जी CH4 प्लस HBr। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरे में देख लें CH3 CH2 Br प्लस H2, ये हो जाएगा आपका जी CH3 CH3, ये आपका अल्केन हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा जी HBr। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही ये लेक्चर हम इधर एंड कर रहे हैं। तो आगे हम इसका देखेंगे आगे पार्ट 2। अभी हमने पार्ट 1 के अंदर जो हमने डिस्कस किया ना, बेसिकली एक तो इसमें हमने डिस्कस किया है जी हाइड्रोजीनेशन। क्या डिस्कस किया है? हाइड्रोजीनेशन। दूसरा इसमें हमने डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारे कितने मेथड रहते हैं आगे? अभी हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करना है पार्ट 2 में। देखिए मैं इधर इरेज करके लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट अगले पार्ट में हमने क्या डिस्कस करना है और अभी हमने क्या पढ़ा है। अभी जो इसका पार्ट 1 है ना, इस वीडियो लेक्चर का जो पार्ट 1 है, अगला इसका क्या होगा जी? पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अल्केन प्रिपरेशन में हमने क्या देखा है? एक इसमें हमने देखा है जी हाइड्रोजीनेशन, इसको हमने डिटेल से समझा है। ठीक है। एक हमने इसमें क्या देखा? हाइड्रोजीनेशन। दूसरा हम इसमें हमने समझा कि अल्काइल हैलाइड से अल्कीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम क्या समझेंगे? पार्ट 2 में हम समझेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड से इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए फिर हमने क्या टर्म यूज़ की थी? क्लीमेंशन वोल किशनर रिडक्शन, ये भी हमने पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ना है जी? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में फिर हम क्या देखेंगे? कॉब्स मेथड। ठीक है जी। ये हम इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी अल्केन प्रिपरेशन की। तो अगर आपको मज़ीद जो भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।